हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मदन मोहन जी की कहानी माफ़ी। मरने वाले ने जिस समय अंतिम बार आंखें खोली तो आकाश पर कुछ एक तारे ही शेष थे। तकिए पर सिर टिकाए टिकाए ही उसने आंगन में बिछी चारपाइयों को देखा। पास ही उसकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी सुषमा सोई हुई थी। दूसरी खाट पर 8 वर्षीय पम्मी थी, जो अपने से 2 वर्ष छोटे राजू के गले में बाहें डाले गाढ़ी नींद में खोई हुई थी। उससे अगली चारपाई पर घर की नौकरानी दुर्गा खर्राटे ले रही थी और घर की मालकिन कृष्णा ड्राइंग रूम में पंखे के नीचे लेटी हुई थी। कृष्णा सोई हुई थी या जाग रही थी वह नहीं जान सकता था। तकिए पर सिर टिकाए हुए वह केवल खुले किवाड़ों को देख सकता था और पंखे की घरघराहट सुन सकता था। मरने वाला कितनी ही देर सोए हुए बच्चों, आंगन में पड़ी कुर्सियों, लोहे की तार से लटकते कपड़ों और रसोई के दरवाजे के पास खड़े मौलसरी के वृक्ष की ओर देखता रहा। फिर उसने धीरे से करवट बदली। अब जिस ओर उसकी नजरें पड़ी उधर गली में खुलने वाला दरवाज़ा था। किवाड़ों पर साकल लगी हुई थी। फिर भी उसका कलेजा कांप उठा। आंखों में किरकिराहट होने लगी, शरीर अकड़ने लगा। जी हुआ कि पुनः करवट बदल ले और किसी भी हालत में दरवाजे की तरफ न देखे, किंतु वह अडोल लेटा रहा। दरवाजे के बाहर गली थी, गली के आगे और कई गलियां, फिर बाजार, सड़कें, लोग, एक फैला हुआ संसार जिसमें रहकर उसने भी पूरे 40 वर्ष व्यतीत किए थे, जिसके करोड़ों लोगों में से कुछ हजार उसके नाम से परिचित थे, कुछ उसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन अधिकतर उसे दीनहीन समझकर उस पर तरस खाते थे। उससे पहले कृष्णा का नाम लेते थे और कृष्णा के नाम के साथ नामों की एक लंबी फहरिस्त जोड़कर तरह तरह की बातें करते थे। कितनी अजीब बात है, मेरे घर के बारे में लोग मुझसे अधिक जानते हैं। मरने वाले के होठों पर एक अयाचित अनचाही मुस्कान आ गई, पर फिर अचानक वो मुस्कान उसके होठों पर पड़ी पड़ी मर गई। उसका मुंह कड़वे कसैले स्वाद से भर गया। उसके हाथों पैरों की नसें मरोड़ खाकर ग्रंथियों में बदलने लगी। शरीर में अकड़न आने लगी और आंखें मूंदने लगी, मगर उसने बंद होती आंखों को सप्रयास खोले रखा। अब वह पुनः पीठ के बल लेट गया था और आकाश के बदलते रंगों को देख रहा था। वैसे तो कृष्णा और वह गत 15 वर्षों से एक ही छत के नीचे रहते आ रहे थे, किंतु विवाह के 4-5 साल बाद ही उन दोनों में ऐसी दूरी आ गई कि जो दिनों महीनों के साथ बढ़ती ही गई। निरंतर बढ़ती इस दूरी के कारण नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना तक छोड़ दिया। ये दूरी कैसे आई, इसके लिए कौन उत्तरदायी था, इस बात का निर्णय वो कभी न कर सका। भला इसमें कृष्णा का क्या दोष कि वह अपने विभाग में बहुत लोकप्रिय थी। बहुत से लोग उसे जानते थे, उसके अफसर उसकी इज्जत करते थे, बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसकी प्रमोशन समय से पहले हो गई थी। कृष्णा अफसर बन गई थी। लोग सिफारिशें लेकर उनके घर के चक्कर लगाते थे, सौगातें पेश करते थे, और वह अपने महकमे में अधिक तरक्की नहीं कर सका था। उसके अफसर उसके सामने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते थे, उसे भला मानुष कहते और समझते थे, लेकिन जिस मन से सभी उसकी पत्नी की प्रशंसा करते थे शायद किसी ने कभी उसका गुणगान किया हो। दूसरों से अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर उसे सदा खिज होती थी। घर कृष्णा से मिलने आए लोगों को देखकर उसके दिमाग में भिनभिनाहट सी होने लगती थी। ड्राइंग रूम में बैठी कृष्णा तथा उसके महकमे के तथा कई बार अन्य विभागों के अफसरों को गप्पे लड़ाते, जोर से हंसते, चाय पीते और कई बार खाना खाते देखकर वह छत पर जाकर एक कोने में बैठा रहता था, बाहर चला जाता, और देर रात जब लौटता तो दुर्गा से पता चलता कि कृष्णा तो कब की बाहर चली गई है। उस समय सुषमा उससे कहती, पापा, मम्मी आपसे बहुत नाराज़ है। मम्मी कह रही थी कि आपको मैनर्स नहीं आते। सुषमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे अपना आप अजीब लगने लगता। क्या सचमुच उसमें मैनर्स नहीं है? क्या वह 4 लोगों में बैठकर बात नहीं कर सकता? और उसका प्रमोशन? एक दिन सुषमा ने उसे बताया था कि कृष्णा ने उसकी प्रमोशन के लिए किसी से कहा हुआ है।
तब वह रात भर सोचता रहा था कि उसकी तरक्की के लिए भी कृष्णा को ही कोशिश करनी होगी। क्या वह अपनी घरवाली की सिफारिश पर अफसर बनना पसंद करेगा? ऐसे ही कई प्रश्न उसके दिल दिमाग में हर समय उठे रहते। उसे अपना आप बहुत तुच्छ, साधारण और दीनहीन लगने लगता वह मर्द कहलाने के काबिल नहीं है, मिट्टी का माधो है। इस घर में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसकी नज़र दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर चली जाती, कृष्णा भारद्वाज, इंस्पेक्ट्रेस। ये घर मेरा नहीं, कृष्णा का है। ये सोचकर वह खोखली हंसी हंसता। फिर गंभीर होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प करता कि कृष्णा के बाहर से आने पर वह उसके पास जाएगा, उससे बात करेगा, उससे माफ़ी मांग लेगा। लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। लेकिन यह अवसर कभी नहीं आ पाया। कृष्णा को देखते ही उसे महसूस होता कि उसकी आंखों में और उसके मन में उसके प्रति मात्र घृणा और हीन भावना के और कुछ शेष नहीं। ये सोचकर वह डगमगा जाता। कृष्णा की तरफ बढ़ते कदम रुक जाते। उसे पुनः विचार आता कि वह कृष्णा के योग्य नहीं। यदि कृष्णा ठाठे मारते सागर की तरह थी तो उसकी स्थिति समुद्र की लहरों पर डूबते उतरते तिनके समान थी। कृष्णा विस्तृत आकाश थी तो वह उस अपार विस्तार में विलीन होता एक अचिन्ना पक्षी था। क्या हुआ जो वह कृष्णा से अधिक पढ़ा लिखा था? डिग्रियां एकत्र कर लेना और बात है, और दुनिया में सफल सिद्ध होना अलग बात है। वह असफल था, साधारण था, घटिया था। उसे दुनिया में रहना, संघर्ष करना, लगातार आगे बढ़ते जाना नहीं आया, या ऐसा कह ले ये दुनिया ही उसकी नहीं थी। कम से कम वो यही सोचता था। पूरे 6 वर्ष पहले कुछ दिनों और हफ्तों के अंतराल से 2 खास बातें हुई थी। उनमें एक थी उसकी तरक्की और दूसरी राजू का जन्म। घर में 2 खुशियां हुई थी। सगे संबंधियों का कहना था कि बेटा सौभाग्यशाली है, और उसने उस कमरे में कदम नहीं रखा था जहां कृष्णा जापा काट रही थी। 40वें रोज जब दुर्गा ने आकर राजू को उसकी गोद में डाला था, तब पहली बार उसने अपने बेटे को देखा था। एक नज़र उस पर डालकर उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे में कुर्सी डालकर धूप में बैठी कृष्णा की तरफ देखा था। कृष्णा की आंख पल भर के लिए ही उससे मिली थी और वह क्रोध से उठकर भीतर चली गई थी। न केवल ये, उसने दुर्गा से कहलवा कर बेटे को भी भीतर मंगवा लिया था। उस दिन पहली बार पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया था और उसे चक्कर आ गया था। उसके बाद एक दिन भी वह स्वस्थ नहीं रहा। उसके विचारों में एक स्थायी बिखराव आ गया। शरीर की नसें हर वक्त तनी रहती। कई दिन पहले वह अमृतसर गया था। डॉक्टर ने उसका निरीक्षण करने के बाद कहा था कि उसके दिमाग में ट्यूमर बन गया है और ये रोग लाइलाज है। आकाश पूर्ववत काला था, फिर सुरमई हुआ और अब मैला सा उजास फैल रहा था। वो चिड़िया जो प्रतिदिन इस समय कहीं से मौलश्री के पेड़ पर आ बैठती थी, आज भी आ चुकी थी। उसकी चहचहाट पंखे की घरघर के बावजूद सुनाई दे रही थी। अनायास बयार तेज चलने लगा। मरने वाले ने पल भर अपने माथे से ऊपर चमकते तारे की ओर देखा, फिर बड़े उद्यम से बिस्तर से उठ बैठा। जाने उसे कैसे आभास हो गया था कि अंतिम विदा की बेला अब अधिक दूर नहीं है। कांपती टांगों, झूलते शरीर से अपने आप को बड़े श्रम से संभालते वह उन चारपाइयों के सामने आ खड़ा हुआ जहां बच्चे सो रहे थे। राजू के जन्म के बाद उसने एक बार भी उससे दुलार से बात नहीं की थी। उसके मन में अब तीनों बच्चों के लिए दिनों दिन वितृष्णा और उदासीनता बढ़ती गई थी, जिसे स्वयं बच्चे भी जान गए थे। सामने खड़ा वह सोई हुई बेटियों को देखता रहा। उसकी आंखें भीग आई। कांपते हाथ हवा में उठे और एक दूसरे से जुड़ गए। 2 पल वह वैसे ही खड़ा रहा और फिर बड़ी मुश्किल से नीचे झुककर उसने राजू का सिर सहलाया। अब वह डगमगाता ड्राइंग रूम की ओर जा रहा था। कृष्णा पलंग पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी उसके शरीर से सरक गई थी। गहरी नींद में सोई कृष्णा उसे बहुत सुंदर, मासूम और सूर्य की पहली किरण की तरह पवित्र लगी। दरवाजे का सहारा लिए खड़ा वो उसे एकटक देखता रहा। जी हुआ,
कृष्णा को जगाए, 2-4 बातें करे, कुछ पूछे, कुछ सुनाए, पर वह ऐसा कुछ न कर सका। अचानक उसका दिमाग फटने लगा, शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। लगा यदि एक पल भी खड़ा रहा तो गिर पड़ेगा। डगमगाते पैरों से वह वापस अपने बिस्तर पर आ गया और फिर अपने शरीर पर चादर तान ली। नहीं, ई ई ई उसके होठ पल भर के लिए थरथराए। उसने देखा मौलश्री के पेड़ से डरी सहमी चिड़िया उड़ गई है, उड़ती जा रही है दूर आकाश में। वो तारा जो उसके माथे के बिल्कुल ऊपर चमक रहा था, मध्यम होता गया, विलीन होता गया, अदृश्य हो गया। फिर देखते देखते उस तारे के स्थान पर एक रक्त रंजित सुर्ख क्रॉस उभर आया। ये सलीब किसकी है? कौन उठाएगा इसे कंधों पर? उसके सुन पड़ते दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह बना और फिर तत्काल उसे लगने लगा उसके हाथों से, बाहों से, छाती से, जांघों से लहू बह रहा है, बहता जा रहा है। सूर्य की पहली किरण अभी धरती से कई कोस दूर थी। मरने वाले के दोनों हाथ हवा में उठे, एक दूसरे से जुड़े और छाती पर टिक गए। ड्राइंग रूम से पंखे की गड़गड़ाहट की आवाज़ लगातार आ रही थी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।